हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में लेके आ गए एक और नया टॉपिक मिडवल हिस्ट्री का यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है द मौर्यन इरा एंड द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सो स्टूडेंट, हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इसके में जो बात करेंगे उसके आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, म्यूजिक के बारे में। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे द मौर्यन इरा और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पोस्ट मॉडर्न के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। सो स्टूडेंट, आपको मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपने कॉपी में नोट्स को तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप ऐसे नोट्स अगर लिख लेंगे कॉपी में, अगर आप इसको तैयार करके जाएंगे पेपर में, तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और साथ साथ इसको लिखना भी है। तो चलिए बिना किसी देरी को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर का ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे मौर्यन एम्पायर शुरू हुआ था। बिफोर द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड, अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर द रूल ऑफ द नंदा डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर आने से पहले अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेजर पार्ट पे नंदा डायनेस्टी रूल करती थी। द कैपिटल ऑफ द नंदा एम्पायर वाज पाटलिपुत्र इन द मगध रीजन। जो कैपिटल था नंदा डायनेस्टी का वो पाटलिपुत्र था, और जो कि मगध रीजन में था। पीपल इन द नंदा किंगडम पीपल इन द नंदा किंगडम वेयर अनहैप्पी विद द ऑपरेसिव टैक्टिक्स यूज्ड बाय रूलर धना नंदा। जो नंदा डायनेस्टी में लोग रहते थे, लोग साम्राज्य अपने शासक धाना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दमनगिरी रणनीति से नाखुश थे। वहाँ के लोग जो उनके धना राजा थे, उनके जो दमनगिरी रणनीति थी, उससे वहाँ के लोग इससे नाखुश थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौटिल्य, आल्सो नोन है चाणक्य। आर विष्णुगुप्त हैड अ ओल्ड एनिमिटी विद द नंदा डायनेस्टी। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी पुरानी दुश्मनी थी नंदा वंश से। ही हैड मेंटोर्ड चंद्रगुप्त मौर्य सिंस हिज यंग डे। और इन्होंने कौटिल्य ने अपना मेंटोर चंद्रगुप्त मौर्य को यंग मतलब युवा, मतलब जब चंद्रगुप्त छोटे थे उनके बचपनों से ही उनका अपना मेंटोर बनाया था कौटिल्य ने। और and had trained him to develop his administrative skill, governing skill as well as military skill। उन्होंने चंद्रगुप्त से बचपन से ही अपना मेंटोर बनाया था युवा दिनों, और उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया था, और शासन कौशल के साथ साथ सैन्य कौशल भी साथ साथ उनको विकसित किया, स्किल सिखाई कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को। On the advice of Chanakya, Chandragupta Maurya started preparation of gathering troops and resources for the battle of attack Magad. Chandragupta Maurya planned a unique strategy to conquer the Nanda Empire. चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मगध का आक्रमण करने के लिए युद्ध के लिए सेना और संसाधन जुटाना शुरू कर दिए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अनोखी रणनीति बनाई थी। उसके बाद आ जाता है On one hand, he kept the soldier of Dhana Nanda busy on the battlefield of fighting with his forces. On the other hand, he conspired with the corrupt military general within Nanda kingdom to initiate a civil war. एक और उन्होंने धनानंद के सैनिकों को युद्ध के मैदानों में व्यस्त रखा, अपनी सेना से लड़ा रहे थे, और वही दूसरी ओर उन्होंने भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर साजिश रची। नंदा साम्राज्य के भीतर सैन्य जनरलों ने गृह युद्ध छेड़ दिया, मतलब गृह युद्ध छेड़ दिया, वहाँ पे गृह युद्ध होने लगा नंदा डायनेस्टी में। इन दिस commotion and the heirs to the throne of Nanda Empire died. The
Ringing King Dhanananda was heartbroken by this incident and decided to step down. Then he handed over his power to Chandragupta Maurya. Thus, the rule of Nanda dynasty came to an end, and Mauryan Empire was founded in the year 322 BC. इस हंगामे में नंद साम्राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। इस घटना से तत्कालीन राजा धनानंद बहुत दुखी हुए और उन्हें निर्णय लिया पद छोड़ने का। फिर उसने अपनी शक्तियां चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दी। इस प्रकार नंद वंश का शासन समाप्त हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हो गई। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है मौर्यन एम्पायर एक्सपेंशन फेज। अब हमने देख लिया कैसे मौर्यन एम्पायर का ओरिजिन हुआ। अब हम देखते हैं कैसे मौर्यन एम्पायर अपना एक्सपेंशन करता है, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाता है, उसका फेज कैसा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर establishing the Mauryan Empire in the Patliputra, Chandragupta Maurya took up the task of geographical extension of its territory. चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य ने अपने क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार का कार्य उठाया। He is focused on expansion of its northwest frontier in between 317 से 316 BCE. First, he took control over those Greek satraps which were left behind by Alexander. वह 317 से 316 ईसा पूर्व के बीच अपनी उत्तर पश्चिमी सीमाएं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उसने उन यूनानी क्षत्रपों पर अधिकार कर लिया जो पीछे छूट गए थे अलेक्जेंडर के। When Alexander died, Chandragupta Maurya forced Alexander's armies to move away from the west bank of Indus River. Thus, entire northwest India come under the control of the Mauryan Empire. जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा गया है। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को मजबूर कर दिया कि सिंधु नदी के पश्चिमी तट से दूर चले जाओ। उन्होंने मजबूर कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है There was Seleucid Mauryan War 305-303 BC between Chandragupta Maurya and Seleucus, first Nicator, founder of Seleucid Empire. At the end of 2-year-long war, Chandragupta acquired the territory of the Indus Valley region on part of Afghanistan. चंद्रगुप्त के बीच सेल्यूसिड मौर्यन युद्ध 305 से लेकर 303 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्यन और सेल्यूकस प्रथम निकेटर के बीच में। सेल्यूसिड साम्राज्य के संस्थापक अंत में 2 साल लंबा युद्ध चला था इन दोनों के बीच में। चंद्रगुप्त ने सिंधु के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सिंधु घाटी क्षेत्र पर और अफगानिस्तान का हिस्सा भी कब्जा कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। The Mauryan Empire was ruled by Chandragupta son Bindusara during the period of 298 to 269 BC. 298 से लेकर 269 में तक चंद्रगुप्त के सन बिंदुसार ने रूल किया मौर्यन एम्पायर पर। Bindusara focused on the southern part of India and had extended the territory of Deccan region. भारत के दक्षिणी भाग पर ध्यान केंद्रित किया बिंदुसार ने और उस पर कब्जा कर लिया डेक्कन क्षेत्र को। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बिंदुसारा सन वाज अशोका हु इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो बिंदुसारा के सन मतलब बिंदुसारा का बेटा था अशोका, वो कंसीडर हुआ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्यन एम्पायर का महाराजा कंसीडर किया गया। द मौर्यन एम्पायर रिच द हाईएस्ट ग्लोरी अंडर इच रीन बिटवीन 269 एंड 232 BC। जिस समय बिंदुसारा सन का बेटा अशोका रूल कर रहा था मौर्यन एम्पायर पे, उस समय मौर्यन एम्पायर बहुत ही हाईएस्ट ग्लोरी पर गया था 269 से लेकर 269 और 232 BC
पे में ही कंटिन्यू द एक्सपेंशन ऑफ द मॉडर्न, और ही इन्होंने लगातार एक्सपेंशन किया अपने मौर्यन एम्पायर का। His greatest achievement was defeating the Kalingas in the deadly Kalinga war fight in 262-61 BC। बिंदुसारा के जो बेटे अशोका थे, इनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो थी क्या कि इन्होंने कलिंगास को हराया था, जो कि उनको हराकर उनको मार भी दिया था, जो कि ये युद्ध 262 और से 261 के बीच में हुआ था, से चला था। 262 लेकर 261 के बीच तक चला था, ईसा पूर्व तक चला था। और कलिंगा which was located on the east coast of India come under the Mauryan Empire। कलिंगा जो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेट था, अब वो मौर्यन एम्पायर के अंदर आने लगा। सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आ जाता है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब हम समझने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के समय का कला और वास्तुकला कैसे था। तो आपके जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। मौर्यन आर्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक कोर्ट आर्ट में, एक पॉपुलर आर्ट में। कोर्ट आर्ट में क्या क्या आ जाता है, एक पैलेसेस आ जाता है, पिलर्स आ जाता है, स्तूप्स आ जाता है, और पॉपुलर आर्ट में आ जाता है केव्स, पोट्री और स्कल्पचर। इन सब चीज़ों को हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट अब आ जाते हैं कोर्ट आर्ट। मॉडर्न कोर्ट आर्ट implies architectural work in the form of pillars, stoops and palaces communized by modern ruler for political as well as religious reason। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है मॉडर्न कोर्ट आर्ट में आ जाते हैं पिलर्स आ जाता है, स्तूप्स आ जाता है और पैलेसेस आ जाता है। और इसको जो बनवाया गया था मौर्यन एम्पायर द्वारा किसके उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य और धर्म के उद्देश्य के कारण ये बनवाया गया था ये सब चीज़ें। फर्स्ट आ जाता है पैलेसेस, महलों। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थीन्स डिस्क्राइब द पैलेसेस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, एंड चाइनीज टेबलर फाइंड कॉल्ड मॉडर्न पैलेसेस ए गॉड गिफ्ट मोन्यूमेंट। महलों का वर्णन ग्रीक हिस्टोरियन, जिसको यूनानी इतिहासकार कहते हैं, जो कि मेगास्थीन है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने मतलब उसका वर्णन किया है कि मौर्य साम्राज्य का महल महानतम में से एक है, मानव जाति की रचनाएं ये जो हैं महानतम में से एक है। और उसके बाद चाइनीज ट्रेवलर जो कि फाहिन थे, उन्होंने बताया है मॉडर्न पैलेसेस को गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट कहा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पर्शियन इन्फ्लुएंस, फारसी प्रभाव। पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्पायर्ड बाय आर्किमेनिडीज पैलेसेस एट पर्सपोलिस इन ईरान। जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो पर्सपोलिस के आर्किमेडीज महलों से प्रेरित था, जो कि ईरान में है, उससे प्रेरित है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल यूज में वुड वाज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। लकड़ी प्रमुख इमारत थी मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रयुक्त सामग्री में। उसके बाद अब आ जाता है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द मौर्यन कैपिटल जो कि पाटलिपुत्र था, और अशोका पैलेस एट कुमराहा, चंद्रगुप्त मौर्य पैलेस, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट आ जाता है पिलर्स, स्तंभ। Asoka pillars, usually made by Chunar sandstones, as a symbol of state, assumed a great significance in the entire Mauryan Empire। जो अशोक स्तंभ था, आमतौर पर ये चूनार और बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। राज्य के प्रतीक रूप से इसका बहुत महत्व और संपूर्ण मौर्य साम्राज्य है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज डिसमिनेट द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी एंड कोर्ट यार्ड इन द इंटायर मौर्यन एम्पायर। इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य प्रसार करना था संपूर्ण बौद्ध विचारधारा और न्यायालय के आदेश मौर्य साम्राज्य में। जी हाँ, इसका मेन उद्देश्य ये था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि बुद्ध का विचारधारा और न्यायालय का आदेश। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज क्या थे, मतलब भाषा क्या थी। While most Ashoka pillars edict were in a Pali and Prakrit language। अधिकांश अशोक स्तंभ शिलालेख थे पाली और प्राकृत भाषा में थे। कुछ ग्रीक में और फिर वेयर रिटन इन ग्रीक आरामाइक लैंग्वेज। कुछ ग्रीक में थे लिखे गए थे और कुछ आरामी लैंग्वेज भाषा में थे। और अब आ जाते हैं आर्किटेक्चर्स, वास्तुकला। Modern pillars mainly
कंप्रोमाइज 4 पार्ट्स। मौर्यन काल के जो स्तंभ थे वो मुख्य रूप से चार थे। फर्स्ट है शाफ्ट। अ लॉन्ग शाफ्ट फ्रॉम द बेस ऑफ वाज मेड ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन एंड मोनोलिथ। शाफ्ट को जो कि दस्ता कहते हैं, एक लंबे शाफ्ट से आधार बनाया गया था, एक लंबे दस्ता से आधार बनाया गया था और बनाया गया पत्थर या मोनोलिथ के एक टुकड़े से बना हुआ था ये शाफ्ट, ये दस्ता। और कैपिटल ऑन द टॉप ऑफ शाफ्ट ले द कैपिटल विच वाज आइदर लोटस शेप्ड एंड बेल शेप्ड। जो पूंजी थी शाफ्ट के शीर्ष पर पूंजी रखी गई थी, जो थी या तो कमल के आकार थी या घंटी के आकार का था ये चीज़। अबेकस क्या था? Above the capital there was a circular or a rectangular basin known as the abacus। राजधानी जो कि कैपिटल कहते हैं, उसके ऊपर एक गोलाकार का या आयत का आकार का आधार जिसे अबेकस के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर था, जो कि कैपिटल के ऊपर था। कैपिटल फिगर the capital figure usually animal like a bull, a lion, elephant, etc। कैपिटल फिगर में क्या कहा जाता है? एनिमल कौन कौन से एनिमल थे? बुल थे, लायन थे, एलिफेंट थे और कई सारे थे। आर विगोरस एंड कर्व्ड स्टैंडिंग ऑन अ स्क्वायर एंड सर्कुलर अबेकस। जो कि जानवर थे हिस्ट पुष्ट होते थे और एक वर्गकार या वृत्तकार अबेकस पे खड़ी नक्काशी की गई थी इसमें। अब हम देखते हैं स्टूडेंट अशोकक। स्टूडेंट अब आ जाता है स्तूप वाज बुरियल माउंट्स प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक पीरियड। स्तूप भारत में प्रचलित दफन टीले थे जो कि वैदिक काल से थे। आप जैसा कि उसकी फिगर भी देख पा रहे हैं स्तूप का, हम इन सब चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं जो चीज़ फिगर पे दिखाई गई है। अब आर्किटेक्चर वास्तुकला क्या थी इसकी? Stoops consist of a cylindrical drum with a circular anda and harmica and chatra on the top। स्तूप एक बेलनाकार का ड्रम से बने होते हैं, शीर्ष पर गोलाकार अंडा और एक हार्मिक और एक छत्र होते हैं। फर्स्ट में आ जाता है अंडा। हेमीस्फेरिकल माउंड symbolic of the mound of dirt used to cover Buddha remains in many stoops। Actual relics were used। गोलाधर टीला का प्रतीक बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई गंदगी स्तूप में वास्तविक अवशेषों का उपयोग किया गया था। जो बुद्धा रिमेन थे उसका यूज किया गया था इस अंडा का, मतलब इस अंडा को इस वास्तुकला पे। हार्मिका स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंड। टीले के शीर्ष पर चौकोर रेलिंग थी। उसके बाद छात्रा सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग इन द ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म। जो छत्र है एक ट्रिपल छतरी के आकार का था, मतलब उसके समर्थन करने वाला केंद्रीय स्तंभ के रूप में था। जी हाँ स्टूडेंट, अम्ब्रेला फॉर्म में था, मतलब ये सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग अ ट्रिपल अम्ब्रेला फॉर्म, मतलब टीले के शीर्ष पर, मतलब कि एक ट्रिपल छतरी का सपोर्ट करने वाला केंद्रीय स्तंभ के रूप में था ये छात्रा। और कौन कौन से मटेरियल यूज हुए थे? कोर ऑफ स्तूप वाज मेड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक व्हाइल द आउटर सरफेस वाज मेड बाय यूजिंग बर्न्ड ब्रिक। जो कोर थे स्तूप के उस किससे बने हुए थे? अनबर्न्ड ब्रिक से बने हुए थे, मतलब जो ईंट पके हुए नहीं थे उससे मतलब बने हुए थे। और जो आउटर सरफेस थे वो पके हुए ईंट से बने थे, which were then covered with a thick layer and plaster। और जो ये सब चीज़ें कवर थी जिससे थिक लेयर मतलब मोटे परत का प्लास्टर हुआ था। एंड मेहंदी एंड तोरण वर डेकोरेटेड विद अ वुडन स्कल्पचर। और मेहंदी की परत और तोरण सजाया गया था लकड़ी की मूर्तियों के साथ। मेहंदी और तोरण की परत को सजाया गया था लकड़ियों की मूर्ति के साथ। एग्जाम्पल में देख सकते हैं सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में मोस्ट फेमस है, अशोकन स्तूप में ये। और पिपराहवा स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में ओल्डेस्ट वन है। स्तूप बिल्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। राजगिरा, वैशाली,
कपिलवास्तु, अलकपारमग्रामा, बेथापिदा, पीड़ा, पावा, खुशीनगर एंड पिपलीवाना। मतलब ये सब स्तूप कब कब बने थे, बिल्ड हुए जब बुद्धा की की डेथ हो गई, तो उसके बाद ये सब बिल्ड हुए थे। स्तूप एट बैराज जो कि राजस्थान में है, ग्रांड स्तूप भी था, सर्कुलर माउंट। ये एक ग्रांड स्तूप था जो कि सर्कुलर माउंट में था और सर्कमबोलेटरी पाथ पे था। सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे मौर्यन पॉपुलर आर्ट। अभी इसके पहले हम लोग ने पढ़ा मौर्यन का कोर्ट आर्ट, अब हमने पढ़ेंगे मौर्यन का पॉपुलर आर्ट कौन कौन से थे। तो यहाँ पे फर्स्ट है केव आर्किटेक्चर्स, गुफाएं वास्तुकला। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड केव्स वेयर जनरली यूज्ड एज विहार्स, लिविंग क्वार्टर्स बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। मौर्यन काल के दौरान जो गुफाएं थी आमतौर पर जैन और जैनियों द्वारा विहार यानी रहने वाले क्वार्टर के रूप में उपयोग किया जाता था बौद्ध भिक्षुक के लिए। और इस केव आर्किटेक्चर का फीचर्स क्या था, किसकी की फीचर्स क्या था, तो इसमें देखिए द केव्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वेयर वर मार्क्ड बाय द हाईली पॉलिश फिनिश ऑफ द इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज। मौर्य काल के दौरान जो गुफाएं की इंटीरियर वॉल थी उसको हाईली पॉलिश्ड फिनिश किया जाता था और सजावट तौर पे जो गेट होता था, द्वार प्रवेश द्वार होता था, उसको अच्छी तरीके से सजावट किया जाता था, सजाया जाता था। उसके बाद इसका अब हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या कैसा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे है द सेवन केव्स, जिसको सतगरबा कहा जाता है, इन द मखुंदमपुर रीजन ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बिहार में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुकुंदपुर रीजन में सतगरबा जो से वहाँ पे 7 गुफाएं हैं, वो वहाँ पे बिहार पे स्थित है, जिसको किसने बनवाया था, मौर्यन एम्परर अशोका द्वारा बनवाया गया था। और सेकंड है बाराबर केव्स, जो कि इसमें 4 गुफाएं थी, चारों के नाम यहाँ पे लिखा है, करना चौपार, सुदामा केव, लमरसी केव, विश्वामित्र केव्स। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट नागरागुंजा केव्स, जिसमें 3 गुफाएं थी, इन बिहार वेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दशरथ, ग्रैंडसन ऑफ अशोका, गोपी केव, भयायक केव एंड बेदंतिका केव। सो स्टूडेंट, जो उसमें जो ये नगर गुंजा गुफाएं हैं, इसमें 3 गुफाएं थी, बिहार में बनी थी। अशोक के पुत्र दशरथ के समय में गोपी गुफा, ब्रह्मक गुफा और वेदांतिका गुफा थी वहाँ पे। अब आ जाते हैं नया स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ। 2 of the most famous sculpture of the Mauryan period are those यक्षा एंड यक्षी। मौर्यन काल की 2 सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ यक्ष और यक्षी। जो यक्ष और यक्षी हैं, ये मौर्यन काल के 2 बहुत ही प्रसिद्ध ये मूर्तियाँ थी। They were object of worship related all 3 religions, Jainism, Hinduism and Buddhism. वो तीनों से संबंधित पूजा की वस्तुएं थी, धर्म जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। जो ये मूर्तियां थी यक्ष और यक्षी के, ये तीनों धर्म में इसकी पूजा होती थी। द एर्लिएस्ट मेंशन ऑफ यक्षी कैन बी फाउंड इन शिलापड़ीकरम इन आ तमिल टेक्स्ट। यक्ष की सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है स्टूडेंट, शिल्पदिकारम में मिलता है, जो कि तमिल पे है ये। द तुरसो ऑफ द न्यूड मेल फिगर फाउंड एट लोहानीपुर एट पटना। लोहानीपुर में नग्न पुरुष की आकृति का धड़ा मिला, जो कि वो पटना में है। और जो दीदारगंज यक्ष वाज फाउंड दीदारगंज विलेज एट पटना। दीदारगंज यक्षी को दीदारगंज गांव में पाया गया था, पटना में, जो कि था वो भी पटना में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है पोट्री, मिट्टी के बर्तन। पोट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज जनरली रिफर्ड टू हैव द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। आमतौर पर मॉडर्न काल
पे मॉडर्न काल का मिट्टी के बर्तनों का उल्लेख किया जाता है उत्तरी काले पॉलिशदार के बर्तन के रूप में, जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के रूप में, जो कि उसको कहा जाता है उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। Modern pottery was characterized by the black paint and highly lustrous finish and was generally used as luxury items। जो मॉडर्न के मिट्टी के बर्तन होते थे वो किस करेक्टराइज थे, ब्लैक पेंट से होते थे वो, और हाईली लसरस फिनिश के साथ उसको बनाया जाता था, जो कि वो लग्जरी आइटम में आता था। वो चीज़ें, वो जो बर्तन थे वो लग्जरी आइटम में उसको ऐड किया जाता था। और कौसाम्बी एंड पाटलिपुत्र वेयर द सेंटर्स ऑफ NBPW पॉटरी। कौसाम्बी और पाटलिपुत्र उसका सेंटर था जहाँ पे ये सब पॉटरीज बनाई जाती थी, ये सब बर्तनें बनाई जाती थी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मौर्यन पीरियड। फर्स्ट है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। कौटिल्य आल्सो नोन है जो चाणक्य। कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता था, चाणक्य के रूप में। who was चंद्रगुप्त प्राइम मिनिस्टर, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे। He counseled him to contribute to empire legacy, और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य को विरासत में काफ़ी योगदान दिया था। कौटिल्य इज नोटेड फॉर प्रोड्यूसिंग द अर्थशास्त्र, ट्रेटाइज द लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द एडिशन टू बीइंग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। स्टूडेंट, आप समझिए कौटिल्य किस किस के लिए विख्यात थे। कौटिल्य एक जो कि अर्थशास्त्र के लिए विख्यात थे, और एक ये राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए भी विख्यात थे, और ये रणनीतिकार भी थे, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे चंद्रगुप्त के साम्राज्य को, विरासत को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अर्थशास्त्र एक्सप्लेन हाउ स्टेट इकोनॉमिक्स एंड अथॉरिटी शुड बी ऑर्गेनाइज। उसके बाद अर्थशास्त्र, जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हम अपने स्टेट, अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को और अथॉरिटी को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उसका ऑर्गेनाइज करके कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। अर्थशास्त्र मेंशन अ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल कॉल्ड अ नगारका। अर्थशास्त्र में एक सिटी मेंशन किया गया, एक नगर मेंशन किया गया है, जिसके उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासन कार्य कौन थे, उसका क्या कहा जाता था, नगारका कहा जाता था। उसमें हु हैड अस्थानिक्स एंड गोपास अंडर हिम। इसके अंदर में नगारका के अंदर में अस्थानिकास और गोपास आते थे नगारका के अंदर में। अर्थशास्त्र में जो उसमें इकोनॉमिक जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में है, उसमें ये एक सिटी मेंशन की गई थी, उसमें एक नगर मेंशन किया गया था, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसके प्रशासन अधिकारी कौन क्या कहा जाता था, नगारका कहा जाता था। उसके नगारका के अंदर अस्थानिकास और गोपास भी आते थे। अब नेक्स्ट आ जाता है इंडिका बाय मेगास्थीन्स। द ऑथर ऑफ दिस बुक मेगास्थीन्स शेयर्ड अ गुड रिलेशनशिप विथ चंद्रगुप्त मौर्य। जो ऑथर थे मेगास्थीन्स, जो इंडिका के ऑथर थे मेगास्थीन, ये बताते हैं, ये शेयर करते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप चंद्रगुप्त के साथ। इसमें बुक में बताते हैं आपने कि जो हमारा रिश्ता था चंद्रगुप्त के साथ बहुत ही अच्छा था। मेगास्थीन वाज अ ग्रीक एम्बेसडर बट वाज इम्प्रेस्ड विथ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एंड ऑफ द मौर्यन व्हिच इज मेंशन इन हिज बुक। मेगास्थीन जो थे, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीक थे, मगर ये चंद्रगुप्त के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो थे, जो प्रशासनिक चीज़ें थी, उसके प्रशासनिक फंक्शन थे, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा लगा था उस समय, तो इन्होंने अपने बुक पे ये सारी बातों को मेंशन किया है। उसके बाद आ जाता है पुराण्स। इन विष्णु पुराण इट इज़ मेंशन द नंदा डायनेस्टी वाज डिस्ट्रॉय बाय चंद्रगुप्त। विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है कि नंदा डायनेस्टी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, चंद्रगुप्त द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। टेक्स्ट ऑन बुद्धिज्म लाइक अ जताकास दिगहा निकाया एंड सुमंगला विलासिनी प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एम्पायर। जो बुद्धि लिटरेचर में कौन कौन से जताकास, दिगहा निकाया
और सुमंगला विलासिनी। इसमें इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों बुकों में मतलब प्रोवाइड किया गया था सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मौर्यन एम्पायर का इन तीनों बुकों में बताया गया था। मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था इन तीनों बुक में, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो कि ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है जैन लिटरेचर। जैन परिस्थिति पर्वन वाज रिटन बाय हेमचंद्र। It described in a detail the various aspects of Chandragupta life, including his embrace of Jainism. The Jain Kalpastru by Acharya Bahadra Bhau captured the modern history. जैन साहित्य में जो जैन परिस्थिति पर्व हेमचंद द्वारा लिखा गया था, यह वर्णन करता है, ये में विस्तार से बताता है चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में और उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में, जिसमें उनका आलिंगन भी शामिल है। जैन धर्म आचार्य भद्रबाहु द्वारा जैन कल्पसूत्र पर कब्जा कर लिया गया था। मॉडर्न काल में इतिहास में ये भी बताया गया है। उसके बाद आ जाता है famous poets and writers in court. There were many famous poets who contributed to the upliftment of literature of the Mauryan age, including, जैसा कि स्टूडेंट आप इसमें नाम देख पा रहे हैं, कालिदासा, बनभाटा, विशाखा दत्ता, हरिसेना और कल्हाना, ये सब फेमस पोएट थे उस समय मौर्यन एम्पायर के दौरान, जो कि फेमस पोएट और राइटर भी थे उनके कोर्ट। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट आ जाता है म्यूजिक वाज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। संगीत मौर्य साम्राज्य का एक प्रमुख हिस्सा था। विद द एम्परर एंड हिज वाइफ एंजॉइंग वोकल एंड डांस परफॉर्मेंस। सम्राट और उनकी पत्नी उनकी पत्नी एंजॉय करती थी वोकल, मतलब एक नृत्य प्रदर्शन का आनंद लेती थी, डांस का आनंद लेती थी। द एम्पायर हैड मैनी आर्टिस्ट एंड म्यूजिक हॉल। साम्राज्य में कई कलाकार और संगीत हॉल थे। देयर वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द म्यूजिक ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत के बीच कोई अंतर नहीं था उसमें उस समय। सम्राट The emperor would organize music event by inviting artists from both sides. सम्राट दोनों पक्षों के कलाकारों को आमंत्रित करके संगीत कार्यक्रम का आयोजित करते थे। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो वीडियो को अगले वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय।